वेलकम बच्चों टू द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 10 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक होने वाला है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द टॉपिक इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। इट मीन्स कि डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क लगता है। कब लगता है? देखो, हेडिंग अगर आप पूरी पढ़ोगे तो हेडिंग में सब लिखा है। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप किसी भी डाइपोल को एक फील्ड में रखेंगे, कौन से फील्ड में रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उस डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है। और अभी हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है दैट विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको डाइपोल रखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हेडिंग से इतना तो पता चल रहा है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डाइपोल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होता है, जो आपने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा है। ठीक है ना? आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट्स। उससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो ये तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन आज हमें क्या करना है? आज हमें डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखना है। मतलब ऐसा समझिए आप, जैसे कि इस रूम के अंदर पहले से ही या इस जगह के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो भी कौन सा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट रहे। सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑलरेडी यहां पर एग्जिस्ट करता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुझे क्या रखना है? अपना डाइपोल रखना है। डाइपोल को रख दिया। डाइपोल में क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो दिस इज अ डाइपोल। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा माइनस क्यू। ये डाइपोल अगर मैंने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो अ टॉर्क विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट मतलब ये डाइपोल घूमने लगेगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रखोगे, इट विल स्टार्ट टू रोटेट। ये रोटेट होने लग जाएगा। इट मीन्स उसके ऊपर लग रहा है टॉर्क। अब ये टॉर्क लग रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये टॉर्क कितना होगा उसके लिए हमें एक डेरिवेशन करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। और सबसे पहले हम बनाएंगे अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमें डाइपोल को रख देना है। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइंस। आपको याद होगा वो लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं। और पैरेलल लाइंस भी कैसी? जिनके बीच का गैप ना चाहिए हो। जो गैप यहाँ पर है वही गैप यहाँ मेंटेन करना है, वही गैप इन दोनों लाइंस के बीच में मेंटेन करना है। ऐसी लाइंस को बोलते हैं इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस। नाउ दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुझे रख देना है अपना एक डाइपोल। डाइपोल मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज होगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी हो। ये डाइपोल रख दिया। लाइन जॉइनिंग द डाइपोल बना लो। दिस इज अ डाइपोल और ये लाइन जॉइनिंग द डाइपोल। दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज। अब आपको चेक करना है कि इसके ऊपर टॉर्क कैसे लगेगी। पहले तो ये देखते हैं कि टॉर्क लगने का रीजन क्या है, और फिर चेक करेंगे कि वो टॉर्क कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी लिखेंगे। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is equals to
Q इंटू 2a। अब इतना कहने से हमें समझ में आ रहा है कि इस डायपोल के पास चार्जेस प्लस Q और माइनस Q है एंड इस डायपोल की लेंथ 2a है, लेंथ 2a एंड चार्जेस आर प्लस Q और माइनस Q, तभी तो उसका डायपोल मोमेंट Q इंटू 2a बना। अगर आप कहते हो कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, तो इससे हमें डायपोल के बारे में सब कुछ पता चल गया कि उसके पास कितने कितने चार्जेस हैं और उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट हो गया। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ओके, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब जैसे ही आपने इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा, नाउ देयर विल बी अ कॉन्सेप्ट जो हमें बताएगा कि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितनी फोर्स लगती है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर नंबर 5, वहां पर मैंने आपके साथ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर किसी भी फील्ड में, मान लो यहां पर एक फील्ड है E और इस फील्ड के अंदर अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा Q, तो इस पे फोर्स लगेगी F इज इक्वल्स टू QE and the force on the positive charge is along the line joining the along the line of the electric field। और अगर इसी फील्ड में आपने नेगेटिव चार्ज रखा Q, तो फोर्स तो इस पे भी QE लगती है, लेकिन इस पे लगने वाली फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हो, उस पे फोर्स लगती है QE अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पे फोर्स लगती है QE अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज E? E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट वेयर द चार्ज हैज बीन प्लेस्ड। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब ये फोर्स कहां से आई सर? बेटा ये फोर्स अगर आपको डिटेल में जाकर देखनी है तो जो लेक्चर भी मैंने आपको बोला है वहां पर जाकर देखो, डेफिनेशन जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। उस लेक्चर में आपको अच्छे से बताया गया है कि अगर Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो Q इधर ले लो, उस पर लगने वाली फोर्स QE हो जाती है। दैट इज इन लेक्चर नंबर 5। आप जाकर देखना चाहते हैं तो अभी YouTube के ऊपर सर्च बार में लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेक्चर नंबर दैट इज 5 और आगे लिख दीजिए फिजिक्स सीखो, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ो। नाउ दिस इज Q चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे लगने वाली फोर्स, इस पे लगने वाली फोर्स है QE अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये फोर्स लग गई इस पे, और ये भी तो Q चार्ज है और ये भी E फील्ड के अंदर है, तो इस पे लगने वाली फोर्स भी कितनी है? QE बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले ये चीजें हमें नोट कर लेनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस Q इज कितनी है? QE किधर है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस Q, इस वाले चार्ज पर इस पे भी कितनी फोर्स लग रही है? QE, और इसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अब आप मेरे को यहां पर ये बताओ कि अगर किसी भी सिस्टम पे जितनी फोर्स इधर लगे उतनी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए तो उस सिस्टम पर टोटल फोर्स कितनी हुई? 0। आप सोचो ना कि सपोज मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने जितनी फोर्स से इधर खींचा उतनी फोर्स से इधर खींच लिया है, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लगेगी? 0 लगेगी ना।
तो यहां पर भी तो यही हो रहा है, ये एक डायपोल है, डायपोल इज आल्सो अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इस सिस्टम पर मैंने जितनी फोर्स इधर लगाई उतनी ही फोर्स इधर लगा दी, तो अब ये सिस्टम नेट एक्सपीरियंस फोर्स कर रहा है जीरो, नेट फोर्स ये एक्सपीरियंस कितनी कर रहा है, जीरो। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इज जीरो, thus net force experienced by the dipole placed in uniform electric field, placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना ये फोर्स जीरो इसलिए हुई है क्योंकि इसे आपने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, देख लेंगे थोड़ी देर में क्यों नहीं होगी। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स इसको इधर मिली QE उतनी अपोजिट डायरेक्शन में मिल गई QE, तो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो रहेगी, बट द कंडीशन इज वो डायपोल जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है वो यूनिफॉर्म हो, उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल चुका है मुझे, ये रिजल्ट आपको नहीं बोलना है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी तो हमें टॉर्क पता करना है, पहले देखेंगे टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा। अब देखो यहां पर जो दो फोर्सेस लग रही हैं एक ही सिस्टम पर, ये इक्वल एंड अपोजिट है। अगर किसी सिस्टम पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो वो उस सिस्टम के ऊपर कपल बना लेती है। नाउ व्हाट इज कपल? 11th क्लास में रोटेशनल मोशन के चैप्टर में हमने सीखा था कि कपल क्या होता है। कपल क्या होता है? कपल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम या एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि सपोज मेरे पास ये एक रॉड है या ये एक डंडी है, अगर मैं इस डंडी पर F फोर्स इधर लगाऊं और इसी के अपोजिट और इतनी ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स F इस वाले एंड पर भी लगा दूं, अब आप मेरे को बताओ कि क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं? यस इक्वल हैं। क्या ये दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं? यस अपोजिट हैं। तो ऐसी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग जाती हैं या किसी भी सिस्टम पर लग जाती हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के पेयर को कपल बोलते हैं। और कपल जहां पर भी होता है, कपल ऑलवेज प्रोड्यूसेस टॉर्क। कपल हमेशा टॉर्क जरूर प्रोड्यूस कराएगा, मतलब जिस चीज पर भी ये कपल लगा है वो चीज घूमेगी। क्यों घूमेगी? देखो चेक करो, देखो ये फोर्स इसको ऐसे रोटेट करवा सकती है एंटी क्लॉकवाइज, और ये फोर्स भी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा सकती है। इट मींस ये ऑब्जेक्ट अब ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लाइक ऐसे घूमेगा ना। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का पेयर कपल कहलाता है एंड कपल ऑलवेज प्रोड्यूसेस टॉर्क। ये तो आप याद रखो, कपल ऑलवेज प्रोड्यूसेस टॉर्क। यहां पर भी तो यही हो रहा है। यहां पर ये एक डायपोल है, दिस इज अ डायपोल, और डायपोल के ऊपर एक फोर्स, सपोज ये डायपोल है, एक फोर्स लग रही है इधर QE, एक फोर्स लग रही है इधर QE, तो ये इक्वल अपोजिट फोर्सेस का पेयर बन गया कपल, और कपल इसके ऊपर टॉर्क लगाएगा। तो देखो ये फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी क्लॉकवाइज, ये फोर्स भी इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी क्लॉकवाइज, तो अल्टीमेटली ये डायपोल ऐसे घूमना शुरू कर देगा, ये डायपोल ऐसे घूमना शुरू कर देगा क्लॉकवाइज। ठीक है ना? तो टॉर्क तो लग रहा है, समझ में आया कि टॉर्क लग रहा है, बट ये टॉर्क कितना है? ये टॉर्क कितना है बेटा? कपल जो टॉर्क लगाता है उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है, उसका आंसर निकालना है, टॉर्क को डिनोट करते हैं सिंबल टाउ, ग्रीक लेटर है टाउ, ताऊ नहीं है, ताऊ जी नहीं है, टाउ है। और टॉर्क का आंसर या टॉर्क का फॉर्मूला कह लो क्या होता है? कपल में जो दो फोर्सेस लग रही हैं उनमें से कोई भी एक फोर्स उठा लो, आइदर फोर्स, और उसको मल्टीप्लाई करा दो दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से।
इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये दोनों फोर्सेस की लाइन बढ़ा लीजिए, इस लाइन, इन दोनों ब्लैक लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मल्टीप्लाई करा दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ तो आपको ये भी पता चल जाता है कि टॉर्क कितनी लग रही है। यही करना है डायपोल के लिए आज। अगर आपको टॉर्क पता करनी है कितनी लग रही है तो यही करना है। ओके, तो आई होप कि अभी टॉर्क किस तरह से लग रही है ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, और कितनी लग रही है उसे कैसे निकालना है वो हमने 11th क्लास का पार्ट रिवाइज करा है कि कपल से लगने वाली टॉर्क को कैसे निकालते हैं। ये सब 11th क्लास में सीखा था बच्चों ने। कोई बात नहीं, भूल गए होंगे आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं हर भूली हुई चीज़ को आपको ऐसे ही रिवाइज कराता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर दूँ, ये भी किसी को कॉपी करना है, कॉपी करना है फटाफट पॉज करके कॉपी कर लूँ, उसके बाद मैं रब करता हूँ। चलो आगे। तो यहां तक तो हम आ चुके हैं कि टोटल फोर्स इसके ऊपर 0 लग रही है। अगर टोटल फोर्स 0 लग जाए किसी ऑब्जेक्ट पर, क्या वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करेगा? जैसे इस रोड पर भी तो टोटल फोर्स 0 लगी है, F फोर्स ऊपर, F फोर्स नीचे, तो जितनी फोर्स से ये ऊपर जाना चाहता है उतनी फोर्स से इसको नीचे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह से नहीं लेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं लेगा, बट ये ऐसे घूम जाएगा क्योंकि ये वाला एंड तो नीचे जाएगा और ये वाला एंड ऊपर जाएगा, तो इट विल स्टार्ट टू रोटेट। सेम ओवर हियर, डायपोल पर जितनी फोर्स इधर लगी है उतनी इधर लगी है, द नेट फोर्स ऑन इट इज 0। तो इसका जो सेंटर है या कह लो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह से अब नहीं हिलने वाला है, वो नहीं लेगा अपनी जगह से सेंटर ऑफ मास। तो क्या होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहेगा, इसको ऐसे घूमना पड़ेगा, इट विल स्टार्ट टू रोटेट। रोटेट कर रहा है मतलब इसके ऊपर लग रही है टॉर्क। तो अब उस टॉर्क के लगने का रीजन लिखते हैं। सिंस दिस इलेक्ट्रिक डायपोल is under the influence of equal and opposite forces acting on different lines, this is important, acting on different lines, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डिफरेंट लाइन पर लगेंगी तभी टर्निंग इफेक्ट आएगा, टॉर्क तभी आएगा, अदरवाइज टॉर्क नहीं आएगा। अगर इसी रोड पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दोनों यहीं लग जाएं, F इधर F इधर, तो क्या ये घूमेगा? बिल्कुल नहीं घूमेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन पर लग रही है, बिल्कुल नहीं घूमेगा। या इस तरीके से लग जाए, F इधर F इधर, चलो अलग अलग पॉइंट पर लगवा दी, लेकिन लाइन तो एक ही है, लाइन तो एक है, F इधर F इधर। क्या ये रोड घूमेगा? बिल्कुल नहीं घूमेगा। अगर इस रोड को आपको घुमाना है तो जो फोर्सेस लगी हैं अलग अलग एंड पर उनकी लाइंस भी अलग अलग होनी चाहिए। ये अलग लाइन पर लग रही है, ये अलग लाइन पर लग रही है। तो नाउ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइंस। अब ये ला सकती हैं कपल, बल्कि ले आएंगी। कैसे? किसी भी एक फोर्स को मल्टीप्लाई करा दो बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का, बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आपको मिल जाएगा टॉर्क। ये है टॉर्क। So dipole is also under the influence of equal and opposite forces acting on different lines। भाई इसकी लाइन अलग है, जिस लाइन पर ये वाली फोर्स लग रही है, और इसकी लाइन अलग है। तो इन दोनों लाइन के बीच में कुछ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बस वही लाना है यहां पर। सो इट इज अंडर द एक्शन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइंस। Hence, these forces form a couple।
ये फोर्सेस कपल बना लेती हैं एंड द टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू कपल is given as torque acting due to couple is given as कोई भी एक फोर्स either force multiplied by the perpendicular distance between the forces multiplied by the perpendicular distance कौन सा perpendicular distance between the two forces इसको रब कर देते हैं अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है Now the perpendicular distance between the two forces ये कहां से लाएं बेटा इसको लाने के लिए आपको डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ जरूर गिवन होगा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन p का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इन दोनों के बीच का एंगल आपको जरूर गिवन होगा अब इस एंगल की हेल्प से अच्छा लेंथ ऑफ द डायपोल कितनी होती है 2a लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2a ये यहां से यहां तक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है नेगेटिव ये 2a है और ये वाला एंगल थीटा है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं दिस इज अ परपेंडिकुलर तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू फोर्सेस क्यों क्योंकि देखो एक फोर्स इधर लग रही है QE इस लाइन पर और एक फोर्स इधर लग रही है QE इस लाइन पर सो इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर भी 90 डिग्री एंगल यहां पर भी 90 डिग्री एंगल दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब क्या अगर ये 2a है दिस इज 2a तो इसका ये वाला कंपोनेंट जिधर एंगल होता है वो क्या आएगा 2a cos थीटा बहुत ध्यान से देख लो इसको और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा जिधर एंगल होता है वो तो cos कंपोनेंट होता है और दूसरा कंपोनेंट होता है sin कंपोनेंट तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a sin थीटा मींस मुझे ये पता करना था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस एंड हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इज 2a sin थीटा ये डिस्टेंस है 2a sin थीटा तो आगे बढ़ते हैं टॉर्क कितनी लग रही है टॉर्क लग रही है कोई भी एक फोर्स QE या QE दोनों फोर्सेस QE हैं तो उनमें से कोई भी एक फोर्स लिख लिया मैंने QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया मेरा 2a sin थीटा व्हाट इज थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये आपने स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया तो अब कर दो वेयर theta is angle between direction of dipole moment and direction of electric field अब एक चीज आपको फिर से याद दिलाऊं क्या Q इंटू 2a ये क्या होता है Q इंटू 2a क्या होता है डायपोल मोमेंट होता है इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 Q इंटू 2a इज P तो टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा टॉर्क का आंसर आ गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज PE sin थीटा डेरिवेशन कंप्लीट बट याद रखो टॉर्क तो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस रिजल्ट को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आपको याद है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं A एंड B इनके बीच का एंगल थीटा है तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता था AB sin थीटा अगर AB sin थीटा को आप A क्रॉस B लिख सकते हो तो PE sin थीटा को क्या लिख सकते हो अब यहां पर दो वेक्टर्स क्या हैं P एंड E तो PE sin थीटा किसका मैग्नीट्यूड होगा P क्रॉस E का जैसे AB sin थीटा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है वैसे ही PE sin थीटा किसका मैग्नीट्यूड होगा P क्रॉस E मतलब यही है हमारा
टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द रिजल्ट एंड दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ओके, अब टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म से आप टॉर्क का क्या डायरेक्शन है ये बता सकते हो। पी क्रॉस सी, पी क्रॉस सी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करना है तो ए से बी की तरफ अपने सीधे हाथ की उंगलियां घुमाइए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाओगे तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड। आप अगर पेपर पे लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है ना। पी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या होगा? पी इधर है, ई इधर है, इसको मैं यहां बना लूंगा। पी इधर है, ई इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो P से E की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां घुमाओ राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। राइट हैंड थंब रूल, P से E की तरफ मैंने उंगलियां घुमाई, थंब इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। आप पेपर पे लिख रहे हो तो आप बोलोगे परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहां पर टॉर्क का डायरेक्शन अभी क्या है? क्योंकि ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो जब ये जैसे रोटेट करेगा वैसे अपने हाथ की उंगलियां घुमाओ और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो P क्रॉस C के अकॉर्डिंग अभी डायरेक्शन क्या आ रहा है? इन दिस डायग्राम द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। टॉर्क का डायरेक्शन अभी यहां पर इस डायग्राम का मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर। लिख लीजिए आगे परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर, ये टॉर्क का डायरेक्शन है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क का डायरेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन निकालना भी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कहीं पर भी पढ़ रहे हो, डायरेक्शन निकालना हमेशा जरूरी होता है। डायरेक्शन सीख कर चला करो साथ साथ, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं होता है। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से मिलेगा, डायरेक्शन इस फॉर्मूले से मिलेगा। मैग्नीट्यूड मिल गया, टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया पी sin थीटा। अभी कुछ और चीजें जानना जरूरी है। अभी कंप्लीट ही हुआ है टॉपिक में बहुत कुछ छिपा है बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। अब आप ध्यान से देखो कि अगर P क्या है? Q इंटू 2 है। क्या P की वैल्यू चेंज हो सकती है इस डायपोल के लिए? Q एक चार्ज प्लस Q है, दूसरा चार्ज माइनस Q। क्या एक बार आपने डायपोल को सिलेक्ट कर लिया तो क्या ये चार्जेस बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। 2a लेंथ ऑफ द डायपोल, आपने डायपोल तो सिलेक्ट कर ही लिया है तो लेंथ ऑफ द डायपोल भी नहीं बदलेगी। मतलब जो भी ये डायपोल है, ये डायपोल ना तो इसकी लेंथ बदलने वाली है ना इसके चार्जेस बदलने वाले हैं। तो इसके अंदर P क्या हो चुका है? अभी इस गिवन कंडीशन में P तो हो चुका है कांस्टेंट। और E वो फील्ड जिसमें आपने इसको रखा है, ये रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर। और वो कैसा है? ऑलरेडी हेडिंग में बता चुके हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगा। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, नहीं बदलेगा। अब P कांस्टेंट, E कांस्टेंट। तीसरी चीज है थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ द डायपोल मोमेंट with the direction of the electric field, with the direction of the electric field। अब जैसे जैसे ये रोटेट करना शुरू करेगा लाइक दिस, तो आप ध्यान से देखो ये एंगल तो कम होता जा रहा है। चलो ये एंगल मैं यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ना, दिस इज एंगल थीटा। अब जैसे जैसे ये डायपोल रोटेट करेगा एंगल इज चेंजिंग, एंगल तो कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे ये एंगल चेंज करेगा साइन थीटा चेंज करेगा, और जैसे जैसे साइन थीटा चेंज करेगा टॉर्क चेंज करेगा। इट मीन्स जब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कांस्टेंट नहीं होता। दिस टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट, दिस टॉर्क डिपेंड्स ऑन द वैल्यू थीटा एंड थीटा इज नॉट कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा कीप्स ऑन चेंजिंग, थीटा तो चेंज करते रहता है। तो इट मीन्स टॉर्क इज
not constant when a dipole is rotating in a region of uniform electric field. मेंशन कर लो नोट डालकर ये चीज कि torque is not constant which is acting on the electric dipole when it is placed in a region of uniform electric field. torque constant नहीं होता है, it depends on theta या कह लो it depends on sin theta. ये torque proportional है sin theta के. अगर sin theta की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है तो टॉर्क भी कम होता जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है तो टॉर्क भी बढ़ता जाएगा. अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. अगर साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो चुकी है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल बी जीरो, टॉर्क की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी. इट मीन्स अभी हमें 3 स्पेशल केसेस और कर लेने हैं टॉर्क के एट डिफरेंट एंगल्स, एट 3 डिफरेंट एंगल्स, 3 स्पेशल एंगल्स. वो केसेस भी करेंगे, बट पहले मैं आपसे चाहता हूं कि ये चीज़ अभी वीडियो पॉज करो और इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लो. बिना नोट्स के कुछ नहीं पढ़ना है, नोट्स ज़रूर कीजिए. वीडियो पॉज कीजिए, नोट्स कीजिए. बाय द टाइम आई एम हैविंग अ स्क्रीनशॉट फॉर यू व्हिच हैज़ टू बी शेयर्ड इन आवर टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल में इसको हमें शेयर करना होता है. आई होप कि नोट्स आपने कर लिए हैं. पॉज करने के बाद आगे बढ़ते हैं इसको रब करके. अब देखो, इसको रब करने से पहले एक बार 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ करा के. अभी तक हमने करा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन कभी नहीं बदलेंगे, हर जगह सेम वैल्यू होगी. यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो. उसमें एक डायपोल रखा, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज. देखा कि उस डायपोल के ऊपर प्लस क्यू चार्ज पर क्यू फोर्स लगती है अलोंग द फील्ड और क्यू फोर्स लगती है अपोजिट टू द फील्ड. तो उस पर लगने वाली टोटल फोर्स हो जाती है 0, क्योंकि वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है इसलिए. टोटल फोर्स तो 0 हो गई, लेकिन क्योंकि ये फोर्सेस अलग अलग लाइन पर लग रहे थे. कहाँ लग रहे थे? दे वर एक्टिंग ऑन अलग अलग लाइन, डिफरेंट लाइन. तो उन्होंने बना लिया कपल. अब कपल क्या करता है? कपल लगाता है टॉर्क. और कपल की टॉर्क क्या आती है? कपल की टॉर्क आती है इस फॉर्मूला से कि कोई भी एक फोर्स उठाओ और उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस से मल्टीप्लाई करा दो. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस 2a sin थीटा है और कोई भी एक फोर्स आपने उठाई वो QE है. तो QE into 2a sin थीटा तथा QE into 2a को P लिखा, PE sin थीटा वेक्टर फॉर्म P क्रॉस E. ये करा. तो टॉपिक छोटा है, हम पहली बार पढ़ते हैं इसलिए हमें लगता है कि कुछ लेंथी चल रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. अब आप इसको दूसरी बार तीसरी बार रिवाइज करोगे. इट इज़ वेरी सिंपल डेरिवेशन. कितने स्टेप्स हुए? 1 2 स्टेप का डेरिवेशन है. अरे फॉर्मूला लिखा, उसके बाद 1 स्टेप 2 स्टेप, आंसर उसी आंसर को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है. 2 स्टेप का डेरिवेशन है, ओनली 2 स्टेप्स. लेकिन बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं बेटा. डेरिवेशन में हमेशा यही होता है कि बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं. क्या कॉन्सेप्ट मिला हमें एक कॉन्सेप्ट मिला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा डायपोल के ऊपर लगने वाली फोर्स 0 होती है. टोटल फोर्स 0 है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर टॉर्क लग सकता है. अब मैंने लग सकता है क्यों बोला? क्योंकि अभी ये भी तो चेक करा है कि ये टॉर्क साइन थीटा पर डिपेंड करता है. अगर कहीं पर साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो टॉर्क भी नहीं लगेगा. फिर टॉर्क भी नहीं लगेगा. और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये मिल चुकी है कि टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, ये टॉर्क साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, आगे बढ़ जाए. अब रब कर दें इसको. चलो रब करते हैं. फॉर्मूला मैं भी रखता हूं यहां पर. देखिए आगे पहले मैं देखूंगा ग्राफ कि टॉर्क का ग्राफ क्या होगा और थोड़ा सा मोशन भी डिस्कस करना है इसका. टॉर्क का ग्राफ टॉर्क वर्सेस एंड. एक एक्सिस पर हम बनाएंगे टॉर्क और दूसरी एक्सिस पर हम बनाएंगे एंड. इस वाली एक्सिस पर मैं लिखूंगा टॉर्क और इस वाली एक्सिस पर मैं लिखूंगा एंगल. एंगल मतलब थीटा, टॉर्क मतलब टाउ. ये तो ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन. तो इसको बनाने के लिए चलिए मैं ये ले लेता हूं.
इस तरह से ग्राफ बनाओगे तो बहुत अच्छा ग्राफ बन जाएगा। नाउ सिंस टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, तो मेन चीज ये है जो चेंज करती है, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो टॉर्क का ग्राफ थीटा के साथ बनाना है तो आपको साइन थीटा के बारे में सोचना होगा। साइन का कर्व कैसा होता है, ये होता है ना साइन का कर्व, ये एंगल 360 डिग्री है जिसको आप 2 पाई बोलते हो, ये एंगल 180 डिग्री है जिसको आप पाई बोलते हो, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है जिसको आप पाई बाय 2 बोलते हो, और यहाँ पर एंगल होता है 270 डिग्री, ऐसा ग्राफ। तो क्योंकि टॉर्क साइन थीटा पर डिपेंड करता है, तो जैसा ग्राफ साइन थीटा का वैसा ही ग्राफ टॉर्क का होगा। तो टॉर्क का ग्राफ ये होने वाला है। अब ये ग्राफ मैंने तो किसी बुक में देखा नहीं आज तक, लेकिन हर टॉपिक में अगर ग्राफ पॉसिबल है तो उसको आपको सीखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में ग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो ग्राफिकल क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, किस टॉपिक से आ जाए, ये हमें नहीं पता। जिस टॉपिक में भी ग्राफिकल स्टडी पॉसिबल है उसको आपको करना है, दैट हैज टू बी डन। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, लेकिन साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद पीई, तो अगर वो +1 मैक्सिमम वैल्यू पीई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, +PE। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वैसे तो होती है +1, लेकिन वो +1 पीई से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, +PE। और मिनिमम वैल्यू होती है -1, वो -1 पीई से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, -PE। अब ये +PE और -PE का मीनिंग समझना है, ये समझना है। मतलब टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू PE है, ओके, इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये +PE और -PE क्या है ये भी समझना है। इसको सबको समझेंगे। अभी आप ग्राफ बना लो और आगे एक अगली हेडिंग डालो, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, और ग्राफ के नीचे थोड़ी जगह छोड़कर रखें, अभी कुछ यहां पर लिखना है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस वाकई में स्पेशल होते हैं। यहाँ से कुछ स्पेशल चीज़ें सीखने को मिलती हैं उस टॉपिक के बारे में जो भी आपने पढ़ा है। स्पेशल केसेस के साथ हेडिंग में टॉर्क का फॉर्मूला और लिख लो, PE साइन थीटा। अब क्या क्या स्पेशल केसेस है, पहला स्पेशल केस मैं करूंगा व्हेन एंगल इज 0 डिग्री। कौन सा एंगल है ये, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये एंगल 0 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें डायपोल मोमेंट भी कैसे हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा ना डायपोल मोमेंट भी, तभी तो एंगल 0 बनेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर रखा है, नेगेटिव चार्ज इधर रखा है, ये है इसका मतलब। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वैसा ही डायपोल का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है। अब अगर ऐसा हो चुका है तो पॉजिटिव चार्ज पे क्या फोर्स लगेगी, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी QE along the direction of the field, यही है ना, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी QE opposite to the direction of the field। लेकिन ये क्या हो गया, ये कहाँ आ गए हम, ये दोनों फोर्स तो सेम लाइन पे लग रही है, दे हैव सेम लाइन। तो क्या इन दोनों फोर्सेस की लाइन के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया, बिल्कुल नहीं आया। और टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है कोई भी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही 0 हो गया तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे आप सीधा सीधा फॉर्मूला से भी देख लो, साइन 0 विल बी 0, तो PE इनटू 0 विल बी 0। तो ऐसे केस में जब टॉर्क लग रही है PE इनटू साइन 0, साइन 0 इज 0, तो टॉर्क कितना हो जाता है ऐसे केस में, 0। It means when dipole is placed parallel to the direction of the electric field, parallel मतलब जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का, then it will experience no torque। अब नहीं घूमेगा ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अब नहीं घूमेगा। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है वैसे ही तुम इसे रख दो, अब नहीं घुमा पाओगे इसको। अब तो नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, जहाँ है जैसा है वहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चाहे जैसे छोड़ दो टॉर्क लग जाएगा,
ऐसे मत छोड़ना फिर, और इसके अलावा कैसे भी छोड़ दो। क्या कोई और भी तरीका है कि टॉर्क 0 हो जाए? चलो एक एंगल और चेक कर लो। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बेटा साइन 180 भी तो 0 होता है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि टॉर्क लगने वाला टॉर्क PE sin 180, जब हम लिखेंगे sin 180 भी 0 होता है, तो अगेन टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। इसको डायग्रामेटिकली देखें, देखो इसका डायग्राम, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो आपने डायपोल कैसे रखना है? डायपोल रखना है ऐसे कि उसका डायपोल मोमेंट इधर हो जाए, तभी तो एंगल 180 बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डायपोल मोमेंट इधर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 180 डिग्री। समझ गए ना एंगल 180 क्यों हुआ? तो डायपोल मोमेंट अगर इधर है तो इट मींस पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है। अब चेक करो, इस पे लगने वाला QE पे लगने वाला फोर्स किधर काम कर रहा है? QE पे लगने वाला फोर्स होता है अलोंग द फील्ड, Q पे लगने वाला, प्लस Q पे लगने वाला फोर्स इज अलोंग द फील्ड, और माइनस Q पे लगने वाला फोर्स इज अपोजिट टू द फील्ड। अब भी तो ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन पर हैं। जब जब फोर्सेस एक लाइन पर लगेंगी, दे विल नेवर बी एबल टू प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट। वो कभी टर्निंग इफेक्ट नहीं ला सकते, वो कभी टॉर्क नहीं ला सकते। हमेशा याद रखिए, पूरी फिजिक्स के लिए याद रखिए इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहां पर भी टॉर्क कितना हो गया? 0 हो गया। यहां पर भी टॉर्क, 2 स्पेशल केसेस हो गए। तीसरा स्पेशल केस देखते हैं, थर्ड स्पेशल केस यहां कर लेते हैं। थर्ड स्पेशल केस में अब हम एंगल लेंगे, एक बार एंगल हो गया 0, एक बार एंगल हो गया 180। नाउ द थर्ड स्पेशल केस, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पर साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? +1। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। तो अब यहां से अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे, PE sin 90, sin 90 तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर चला गया, +1 इंटू PE, टॉर्क आ गया PE या कह लो प्लस PE। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। डायपोल पर मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है? जब वो 90 डिग्री पर रखा हो। 90 डिग्री पर कैसे रखा जाएगा? सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब आपको अगर इसे 90 डिग्री पर रखना है तो डायपोल मोमेंट ऐसे होना चाहिए। डायपोल मोमेंट, पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर। देखो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, दिस इज डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज ऊपर, नेगेटिव चार्ज नीचे। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी QE अलोंग द फील्ड, और नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगी QE अपोजिट टू द फील्ड। अब ये फोर्स मैक्सिमम क्यों हुई? क्योंकि इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो चुका है 2a, दैट इज मैक्सिमम 2a हो चुका है वो। तो उसकी वजह से ये टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है, उसकी वजह से टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है। नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब ये बिल्कुल ऐसे हो जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। अभी तो 2a sin थीटा है ना, वो 2a sin 90 हो जाएगा, मतलब 2a sin 90 मतलब 2a, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ठीक है, इतना टॉर्क लग रहा है। और ये टॉर्क इसको कैसे घुमाना चाहता है? देखो ये वाली फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी और ये वाली फोर्स भी क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो टॉर्क लग रहा है अभी क्लॉकवाइज। ये कह सकते हो कि टॉर्क लग रहा है अभी क्लॉकवाइज। चल यहां आ जाते हैं, जब एंगल 0 डिग्री, देयर विल बी नो टॉर्क, टॉर्क इज 0। देखो टॉर्क इज 0 व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, torque acting on the dipole becomes maximum PE plus PE। इसको यहां भी देखते हैं, ये धीरे धीरे 0 डिग्री पर था ऐसे, अब ये ऐसे घूमते घूमते 90 पर चला गया, 90 पर चला गया तो टॉर्क मैक्सिमम हो गया। अब ये और ज्यादा घूम रहा है ऐसे, मैं घुमा रहा हूं इसको ऐसे, लाइक दिस, आई एम रोटेटिंग इट, ओके आई एम रोटेटिंग इट। अब ये ऐसे चला गया, एंगल और ज्यादा हो गया, तो टॉर्क अभी इस पे कितना लग रहा होगा? 90 के बाद जब एंगल और ज्यादा होता है तो साइन की वैल्यूज कम होने लगती हैं। साइन की वैल्यूज कम होने लगेंगी तो टॉर्क कम होने लगेगा। और जब ये इस पोजीशन से घुमाकर आपने इसको ऐसे कर दिया है तो टॉर्क फिर से 0 हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इस कंडीशन का मतलब क्या है? चलो पहले हम इसके मोशन की बात करते हैं, मोशन की बात। चलिए उससे पहले आई एम गिविंग यू द टाइम, वीडियो पॉज करके ये स्पेशल केसेस कॉपी कर लें और इसके नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ कर रखिएगा।
यस, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसके मोशन की बात करेंगे। अब आपको क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है अगर इसके ऊपर, सपोज दिस इज द डाइपोल, डाइपोल के ऊपर टॉर्क लग रहा है, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, तो ये रोटेशन करेगा ऐसे ऐसे। और क्या ये हमेशा ऐसे घूमता रहेगा? क्या ये हमेशा ऐसे घूमता रहेगा? अच्छा, जिधर कैप है उसको पॉजिटिव चार्ज मान लेना, ठीक है, जिधर कैप है उसको पॉजिटिव चार्ज मान लो। तो क्या ये हमेशा ऐसे घूमता रहेगा? क्या ये रोटेशन करता रहेगा? नहीं, ये रोटेशन नहीं करेगा, ये ऑसिलेशन करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्यों करेगा और कैसे करेगा, इसको समझना है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक सिंपल पेंडुलम होता है। मैं ये स्पेशल केसेस रब कर देता हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इस सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, सपोज ये सिंपल पेंडुलम अभी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अभी इसके ऊपर नेट फोर्स एक्टिंग आर जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जहाँ पर नेट फोर्स एक्टिंग जीरो हो और जहाँ पर नेट टॉर्क भी जीरो हो, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। काम आएगा अभी इसी टॉपिक में, डायपोल के टॉपिक में ही। तो अगर मैं इस पेंडुलम को ऐसे यहाँ से हिलाकर, इसकी पोजीशन से यहाँ से हिलाकर इस एंगल पर ले आऊँ, ऐसे ले आया, अभी मैंने इसको थीटा एंगल घुमा दिया, मैंने इसको घुमाया और छोड़ दिया। क्या लगता है आपको? छोड़ने के बाद ये ऐसे वापस जाएगा? यस जाएगा। यहाँ रुक जाएगा आके? सोचो, यहाँ रुक जाएगा क्या? यहाँ नहीं रुकेगा, अपने इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा? अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो जितना एंगल तुमने इसे इधर घुमाया, ये उतना एंगल इधर भी जाएगा। ये आप इसको यहाँ लाकर छोड़ रहे हो, रिलीज कर रहे हो इसके हाल पर, अब ये वापस जाएगा, यहाँ नहीं रुकेगा, यहाँ तक पहुंचेगा और फिर वापस आएगा। तो इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट। ऑसिलेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, ये फोर्स इसको वापस लाती है क्योंकि अब ये मोशन में आ चुका है। तो यहाँ अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कभी नहीं रुकेगा, यहाँ से ये आगे बढ़ जाएगा और जितना एंगल आप इसको इधर लेकर गए थे उतना ही एंगल ये इधर भी जाएगा और फिर वापस आएगा। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। दिस इज ऑसिलेशन। ऐसे गया, वापस आया, फिर ऐसे गया, एंड दिस मोशन विल कंटिन्यू इफ देयर इज नो फ्रिक्शन ओवर हियर। या कहीं पर भी इस सिस्टम में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये मोशन हमेशा ऐसे ही होता रहेगा, ऑसिलेशन। मीन्स सपोज दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, आपने क्या करा, आपने इसको ऐसे ऑसिलेट करके इसको ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये कभी यहाँ रुका नहीं, रुका, देखो आगे जा रहा है, ये आगे निकल जाता है लाइक दिस, और फिर वापस आएगा तो यहाँ से भी आगे निकल जाएगा लाइक दिस। ठीक है, सेम इज हेयर विद दिस डायपोल। अब इस डायपोल की कहानी सुनो। देखो डायपोल में भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने इस डायपोल को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है, जहां पर ये अगर आप इसको इसके हाल पर छोड़ दो वहां पर ये खुद आगे रुकेगा, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो भी होती है, उसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जहां पर लगने वाला टोटल टॉर्क जीरो हो जाए, टोटल फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स एक्टिंग एंड नेट टॉर्क एक्टिंग जीरो हो। डायपोल पे 0 डिग्री एंगल पर टोटल टॉर्क जीरो है और फोर्स तो हमेशा जीरो होती है, तो इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में होता है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने इस डायपोल को ऐसे थीटा एंगल घुमाया, यहां से ऐसे थीटा एंगल घुमाया और यहां इस पोजीशन पर ले आए, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। अब आपने इसको इसके हाल पर छोड़ दिया, ऐसे घुमाया थीटा एंगल पर और छोड़ दिया, हटा लो अपना हाथ यहां से। ठीक, तो अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइक दिस, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको ऐसे घुमाकर वापस लाने की कोशिश करेंगे, ये डायपोल को वापस लाने की कोशिश करेंगे। जब ये वापस आएगा तो इट विल गेन सम मोमेंटम, इट विल हैव सम मोशन, तो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से यहाँ नहीं रुकेगा, जितना एंगल आपने इसको इधर घुमाया था इतना एंगल ये इधर भी जाएगा,
अब ये वापस जब आएगा तो ये ऐसे घूमता हुआ इस पोजीशन तक आएगा और यहां पर आके रुकेगा, यहां पर आके रुकेगा और फिर वापस से जाएगा। वापस क्यों जाएगा? देखो जैसे ये वापस गया, क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो अब भी लग रही है। जैसे ये फोर्स इसको यहां से यहां तक लाई थी, वैसे ही ये फोर्स इसको यहां से इधर भी लेकर जाएगी। सेम ओवर हियर, जो QE फोर्स और QE फोर्स पहले लग रहे थे वो इस पर हमेशा लगे रहते हैं ना। QE इधर, QE इधर। अब क्या हुआ? अब ये QE इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले ये कैसे घुमा रहे थे? क्लॉकवाइज। अब कैसे घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब ये इसको वापस ऐसे लेकर जाएंगे। अगेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ये यहां पर नहीं रुकेगा, यहां पहुंचेगा एंड विल स्टार्ट टू ऑसिलेट लाइक दिस। अगर इस सिस्टम में भी कोई फ्रिक्शन, कोई रेजिस्टिंग फोर्सेस नहीं है तो ये हमेशा ऐसे घूमता रहेगा। इट विल ऑलवेज ऑसिलेट लाइक दिस। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसका मोशन कैसा होता है? उसका मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन। कॉपी कर लो भैया, ऑसिलेटरी मोशन होता है। समझने के लिए ये डायग्राम काफी है। ऑसिलेटरी मोशन होता है। अब इसी डायग्राम से आप समझो, देखो जब ये ऐसे आ रहा था, जब टॉर्क ऐसे लग रही थी, मतलब जब ये अपनी इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ ऐसे था, इसको आप कह सकते हो जब थीटा पॉजिटिव था, जब थीटा पॉजिटिव था, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क क्या है? इस डायरेक्शन में। और जैसे ही थीटा इधर की तरफ हुआ टॉर्क का डायरेक्शन बदल गया। यहां पर भी तो यही है, यहां पर भी यही। तो चेक करते हैं कि ग्राफ में, ग्राफ का नीचे का जो पोर्शन है इसका मीनिंग क्या है। देखो यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अब जब आपने डाइपोल इसमें ऐसे रखा है 0 डिग्री पर और फिर आपने इसको यहां से ऐसे घुमाकर किसी एंगल पे कर दिया ये, तो QE फोर्स इधर लग रही है, QE फोर्स इधर लग रही है। तो ये फोर्स इसको कैसे घुमा रही है? ये फोर्स इसको घुमा रही है क्लॉकवाइज। इस क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव मान लें, पॉजिटिव मान लो ये पॉजिटिव है, तो ये वाला पोर्शन यही है सारा बच्चों। देखो 180 डिग्री तक ऐसे ही होता रहेगा। अगर मैं इसको घुमाकर 180 डिग्री तक भी ले आऊं, मतलब देखो ये पॉजिटिव चार्ज इधर, चलो 180 डिग्री से जस्ट कम वाला एंगल देखते हैं, जस्ट कम। अभी ये लाइन थी ना इक्विलिब्रियम की, उससे जस्ट कम 179 मान लो, तो इस पे QE इधर लगेगा, QE इधर लगेगा, तो ये ऐसे ही घूमेगा ना। अभी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन जैसे ही ये एंगल 180 को क्रॉस करेगा, 180 मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, इसको क्रॉस करेगा। जैसे ही क्रॉस करेगा, मान लो 181 डिग्री एंगल कर दिया मैंने, अब QE फोर्स इधर और QE फोर्स इधर। अब मुझे बताओ ये वाली फोर्स इसको किधर घुमाएगी? ऐसे, लाइक दिस। और ये वाली फोर्स कैसे घुमाएगी? ऐसे। अब डायरेक्शन क्या हो गया इसके घूमने का? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस अब अगर आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानोगे? नेगेटिव मानोगे ना। एंटी क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज को मानोगे नेगेटिव। तो टॉर्क का डायरेक्शन बदल गया, टॉर्क का डायरेक्शन बदल गया। तो टॉर्क पहले पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव है, नेचर वही रहेगा। ये हम सब साइन ग्राफ से हमें समझ में आ रहा है। दिस इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ ग्राफ के नीचे थोड़ी जगह छोड़कर रखेंगे, तो ग्राफ के नीचे आप इस वाले डायग्राम का ये पार्ट बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड E और डायपोल रखो इसमें एक ऐसे एंगल पर एंगल ये है बच्चों, दिस इज द एंगल नाउ। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, ये एंगल है। डायपोल रखो एक ऐसे डायरेक्शन पर और यहां पर फोर्सेस मार्क करो QE, QE, और डायरेक्शन दिखाओ कि ये टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रही है, लाइक दिस। और ये डायरेक्शन इस वाले डायरेक्शन से तो अपोजिट है। इन दिस डायग्राम थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, इन दिस डायग्राम थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो एंगल लेस देन 180 पर जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा, एंगल ग्रेटर देन 180, ये 180 डिग्री है ना, एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री पर टॉर्क का डायरेक्शन बदल जाता है। तो अगर पहले वाले डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है तो दूसरे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे, तो यहां पर क्या लिखोगे? मैक्सिमम टॉर्क है 270 डिग्री पर,
मतलब जब ये ऐसे होगा, प्लस चार्ज नीचे माइनस चार्ज ऊपर, दिस एंगल विल बी 270, लेकिन है दूसरे डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल when it is placed in uniform electric field, and I hope कि सारी चीज़ें अच्छे से हमने इस लेक्चर में कवर अप कर ली हैं। यही सब कुछ है बस टॉर्क के बारे में, ठीक है। अगर कभी भी ये टॉपिक आपको परेशान करे, इस टॉपिक को आप सिंपल पेंडुलम वाले टॉपिक से भी कंपेयर करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हो। इसीलिए ये वाला टॉपिक मैंने सिंपल पेंडुलम के साथ कनेक्ट करके आपको समझाया है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं, और आप अपना इस क्लास को करने का एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। और हाँ, अगर ये क्लासेस आपको थोड़ा भी बेनिफिट दे रही हैं आपके नॉलेज में, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने इस प्यारे से चैनल फिजिक्स सीखो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट आगे जो भी लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ वो टाइमली आपको मिलते रहें और कोई भी लेक्चर मिस ना हो जाए। एंड आपको याद है ना कि हमारा टारगेट क्या है? दीज लेक्चर्स आर फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स ओनली। उनके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए लेक्चर हमने डिज़ाइन करे हैं, सो दैट आप अपने आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन परफेक्टली कर लें, अच्छे से कर लें। यहाँ पर हम कोई भी ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो आगे कॉम्पिटिटिव लेवल की होती है, क्योंकि अभी क्या है, अभी बच्चों का मन पूरा अपने क्लास 12th की स्टडीज़ पर फोकस हो चुका है, तो उसी फोकस को हम डाइल्यूट नहीं होना देना चाहते हैं, उस फोकस को हम बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं, उस फोकस को मेंटेन करते हुए सिर्फ क्लास 12th की स्टडी कर रहे हैं अभी। हाँ, नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोस भी आएंगी, वो अलग सीरीज रहेगी हमारी। अभी क्लास 12th पे ध्यान देना है, तो यू आर ऑल वेलकम टू दीज लेक्चर्स जो डेली आ रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि ये लेक्चर डेली आपको 2 बजे मिलते रहें। तो आपको ये लेक्चर्स करने हैं, तो आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।